कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। छायामानस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमादपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः एव। बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाइयां सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही दे देते हैं। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहानी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की से न्योचर बुक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वे विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उन्हें से बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियां और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियां और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव चहाट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनि की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनि की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। 2.1 हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। क्रियाकलाप 2.1 आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाई। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना, विभिन्न आकृतियों की पत्तियों और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में विभिन्नता। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानता और क्या विभिन्नताएं हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती है और मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता है। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार सृजन करें। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। क्रियाकलाप 2.2, आइए महत्व समझें। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट्ट पर विभिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं? क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट्ट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का अभाव होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं, इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। 2.2 पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं जिनके विषय में हमने अनुभव 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। क्रियाकलाप 2.3, आइए समूह बनाएं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए।
तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूह के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न-भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए, कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो। संभवतः आपने जंतुओं की विविधता विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं और वे कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। 2.2.1 पौधों के समूह कैसे बनाएं? आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती है। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। आपने पिछली क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाक, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार में अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। क्रियाकलाप 2.4 आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? तने का रंग भूरा है या हरा? साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा ये कठोर है? ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। ये भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती है। वे भूमि के निकट से निकलती है या तने के ऊपरी भाग से निकलती है। आपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरे। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। आपको शाक, झाड़ियों और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए? तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्रायः इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। इन्हें शाक कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता
क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और इनको विसर्पी लता क्रीपर कहते हैं। ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती है जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 2.5 आइए तुलना करें। प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचनाओं में विभिन्नता दिखती है? जलिकरूपी सिरा विन्यास युक्त समांतर सिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती, समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहा जाता है। आपको चित्र 2.4 और चित्र 2.4 में दिखाई गए पत्तियों की सिराओं में क्या अंतर दिखाई देते हैं? आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिकारूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में सिराएं समांतर चलती है। इस पैटर्न को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर सिरा विन्यास और को प्रदर्शित करती है। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले सिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास अन्वेषण करते हैं। क्या सभी पौधों में जड़ें होती है? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? क्रियाकलाप 2.6 आइए पता लगाएं। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहां जंगली शाक और घास उग रहे हों। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाकों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ भिन्न प्रकार के शाकों को सावधानीपूर्वक खोदकर बाहर निकालें। शाकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाक लगातार जीवित रहे और वृद्धि करें। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं? में चित्र 2.5 और चित्र 2.5 में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या विभिन्नताएं देखते हैं? चित्र 2.5 का में सरसों के पौधों की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पशु जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल है जिसे अपनी क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया है। चित्र 2.5 खा में दिखाया गया पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई देती है जो तने के आधार से निकलती है। ऐसी जड़ों को जकड़ा जड़ तथा रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके समग्र में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ तो इसकी जड़ें किस प्रकार की है? क्या किसी पौधे की पत्ती में सिरा विन्यास के प्रकार और उसकी
जड़ के आधार के बीच कोई संबंध होता है, हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? क्रियाकलाप 2.7 आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। आपने विद्यालय की नर्सरी अथवा किसी अन्य नर्सरी में 5 सामान्य पौधों की पौध एकत्रित करें और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास, गेंदा, सदाबहार और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिराविन्यास का अवलोकन करें। अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अंकित करें। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ें और पत्तियों में जलिका रूपी शिराविन्यास होता है। ये जानने की कोशिश करें कि क्या जलिका रूपी शिराविन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूसला जड़ें होती है। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में जकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें भी जकड़ा जड़ें होती है? सामान्यतः जिन पौधों में जलिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें जकड़ा जड़ें होती हैं। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जलिका रूपी शिराविन्यास का एक और उदाहरण है। गेहूं का पौधा जकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास का उदाहरण है। क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के शिराविन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्रियाकलाप 2.8 आइए तुलना करें। चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगोएं। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान हैं अथवा भिन्न हैं? अब देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक भाग में बीजपत्र कोटिलेडन कहा जाता है। जिन पौधे के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एकबीजपत्री कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के शिराविन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीजपत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? द्विबीजपत्री पौधों में जलिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़पात तंत्र होता है, जबकि एकबीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और जकड़ा जड़ तंत्र होता है। अपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग उनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार में चर्चा करें। क्रियाकलाप 2.9 आइए पता लगाएं। अपनी क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः ये भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें।
चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर ये बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताइए। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या कूद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख और पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो उन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूह में कैसे बांट सकते हैं? इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे में भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार से जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण। 2.3 विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए उनके पास धरारेखित शरीर और पंख होते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होती है। क्रियाकलाप 2.10 आइए तुलना और विश्लेषण करें। तालिका 2.6 को देखें और श्याम पट्टी पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने इन स्थानों पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन है? अपने अवलोकन पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मंसल तने वाले नागफनी के पौधे को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती है। यह यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है?
मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं, इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट, इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं? इन अंतरों के कारण ऊंटों को क्या लाभ होते हैं? गर्म मरुस्थल के ऊंटों के पैर लंबे होते हैं, जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊंटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊंटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थल क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थल परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थलों के ऊंटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायता होता है। ठंडे मरुस्थलों के ऊंटों में दो कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं, जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनकी जीवित रहने में सहायता होती है। मरुस्थल में ऊंटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषता सहायक हो सकती है? कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूंकि ऊंट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के सोलावन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरश के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरश की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं, ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास की पहाड़ियों में बुरश के लंबे पौधे देखे हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरश के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धरारेखित शरीर उनके लिए जल में तैरना आसान बना देता है।
हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है, जो उन्हें वह जीवित रहने के लिए समक्ष बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। देवदार के पेड़ का आकार और वृक्ष की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वे स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है और वृक्ष का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप किन किन भिन्न विधियों से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं के आधार पर उनका समूह बनाया जाए। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियां और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं। इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी खो जाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वे बचपन से प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य साधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। हम अपने गृह को जीवन में परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। सारांश: हम विविध प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। पौधों और जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का एक भाग है। पौधों और जंतुओं के समूह उनके बीच समानता और विभिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियां इत्यादि से संबंधित विशेषताओं के आधार पर सामान्यता और विभिन्नताएं होती है। पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्यता विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन भी कहा जाता है। पौधों के उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार को शाखाओं के पैटर्न के आधार पर शाख, झाड़ियां और वृक्ष के रूप में समूह बनाया जा सकते हैं। पौधों के उनके बीच में बीजपत्रों की संख्या के आधार पर द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पौधों के रूप में भी समूह बनाए जा सकते हैं। एक बीजपत्री पौधे सामान्यतः अपनी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास। आइए और अधिक सीखें। यह 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं? नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं। उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं।
चिह्नित खंड में जलीय जंतुओं और चिह्नित खंड में थलीय जंतुओं के नाम लिखिए। खंड में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। घोड़ा, डोलिफिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर, कछुआ। मनु की माँ की एक शाक वाटिका किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानीपूर्वक देखें और लिखें कि वे किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों को आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देगा। नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाए जाने वाली बकरी को देखें। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इससे का और खा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? 8 राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है। गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंखों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी? और भी सीखें। एक भारतीय वैज्ञानिक अन्य जीव वैज्ञानिक के बारे में पढ़ें जो भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी